आज अपने अब एक फंडामेंटल व्यू लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ श्री सुनील सुब्रमण्यम मौजूद हैं इस वार्तालाप में, बातचीत में आज के लिए। सुनील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मोर और लेस आप ये कह सकते हैं कि आज की सबसे बड़ी, अगर आप हमारे लिए हेडलाइन वो है कि क्रूड इज नाउ सेटलिंग बिलो 80। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन, यस देयर इज सम इफ्स एंड बट्स, बट मोर और लेस सेटल हो चुकी है। अब हमें याद आ रहा है अपने मॉनसून के नंबर्स जो थोड़ा डेफिसिट में चल रहे हैं। अब हमें याद आ रहा है आने वाला अर्निंग सीजन। आपको मार्केट की प्लेसमेंट लग कैसे रही है? और क्योंकि मैं जरा एक बार निफ्टी लेके आइए, जिस दिन ये 28 फरवरी को पहला गोला गिरा था ईरान पर, उस दिन निफ्टी करीब करीब आप समझिए सर था 25,200-300 की ट्रैजेक्टरी में। क्या एटलीस्ट वो लॉस्ट ग्राउंड रीगेन कर सकते हैं? आपका व्यू क्या कहता है इस पर? तो देखिए, आप लार्ज कैप इंडियंस की बात कर रहे हैं, राइट, निफ्टी की बात, तो वहां पर अगर एफआईएस आपको एक जबरदस्त वापसी नहीं दिखाते ना, तो वापस लार्ज कैप उतना बढ़ना मुश्किल है। ब्रॉडर इंडिसेस देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि डोमेस्टिक डीआईएस भी लीजिए या नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट जैसे रिटेल एचएनआई है, वो सब बहुत खरीद रहे हैं, और ज्यादा फोकस उनका डोमेस्टिक ओरिएंटेड सिक्लिकल्स पे है, जहां लार्ज कैप इंडेक्स में उनकी गिनती भी कम है। तो आप जब बोल रहे हैं कि क्या मार्केट वो लेवल पे पहुंच सकता है, वो होगा जब एफआईएस की मन बदल चुकी हो। और आपने कहा कि 80 से अभी 77 आया है तेल, मगर वो काफी नहीं है एफआईएस के लिए, बिकॉज 77 पे ही हमारे जो फिस्कल और इन्फ्लेशन के ऊपर जो दबाव होंगे, उनके लिए वो एक नेगेटिव सा साबित हो रहा है। आपने देखा कि वो फ्राइडे को छोड़े फुट्सी रीबैलेंस के कारण, उसके अलावा ये अच्छी खबर जो आई थी 2 फ्राइडेज पहले, वहां से लेकर आज तक एफआईएस कुछ बहुत बढ़िया एक ताव नहीं लगा रहे हैं। कभी 200 करोड़ खरीदारी, 500 करोड़ खरीदारी, या 1000 करोड़ की बिकवाली, तो एक नैरो रेंज में ये है। और इसीलिए जो डीआईएस है, उनका भी फोकस रहा है कि मिड एंड स्मॉल कैप में अर्निंग सीजन तो लास्ट खत्म हो गई, क्लैरिटी है कि कौन सी अर्निंग्स अच्छी थी, तो उसमें डाल रहे हैं पैसा। तो एक कंसोलिडेशन ही मैं देख रहा हूँ लार्ज कैप स्पेस में, बट शायद मिड स्मॉल माइक्रो कैप स्पेस में थोड़ी और बेहतर, बिकॉज लिक्विडिटी सपोर्ट तो जरूर है। तो मेरा मानना है कि मॉनसून की हेडविंड आपने बताया, और आपने बताया कि अर्निंग सीजन की ये भी है, मगर ये सब आरबीआई पॉलिसी के ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट, बिकॉज फेड का उधर अगर डॉलर इंडेक्स देखे तो 101 को पार कर चुका है, और 10 ईयर का इंटरेस्ट रेट भी 4.5 के ऊपर है। तो उस हिसाब से अगर फेड रेट हाइक करती है तो आरबीआई का रिस्पॉन्स क्या होगा, ये भी देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में रुपये पे दबाव को अच्छी तरह कंट्रोल कर दिया है आरबीआई ने, थ्रू एफएनआरबी स्कीम को अनाउंस करके, ईसीबी में पार्शियल हेजिंग अलाउ करके, और जी सेक्स में फॉरेनर्स की एंट्री अलाउ करके। तो एक शॉर्ट टर्म का एक प्रेशर नहीं दिख रहा रुपये में, बट मीडियम टर्म में देखें तो जरूर रेट हाइक की बात उठेगी अगर फेड रेट हाइक करती है तो मार्केट के लिए ये एक मैं कहूंगा हेडविंड है कि फेड को भी ट्रैक करने की जरूरत होती है, बिकॉज अल्टीमेटली इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के भी उसका हिस्सा होता है, और आरबीआई के भी उसका हिस्सा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज मार्केट को एक, मैं कहूंगा कि कंसोलिडेशन विद अ पॉजिटिव बायस, यही कहूंगा मार्केट की रीड में। सुनील जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी रैली है, और हमने देखा बेसर स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप बात करें तो पिछले 3 महीने में 20% तक भागे हैं। मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। तो आगे भी चलकर आपको ये लग रहा है ट्रेंड फॉलो होगा, लार्ज कैप से ज़्यादा क्या मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेंगे? और इसको देखते हुए क्या थोड़ा सा पोर्टफोलियो में अब चेंजेस करने की ज़रूरत है सर, आपका नज़रिया? मेरा नजरिया है कि देखिए 50-50 रखना अच्छी बात होगी, मिड स्मॉल और माइक्रो, और लार्ज कैप अभी भी 50, बिकॉज एक सेफ्टी फैक्टर रखने की जरूरत है। सेकंड, लार्ज कैप में 35% आपको बीएफएसआई स्पेस है। बीएफएसआई स्पेस में जो कि एफआईएस उतनी तेजी से खरीदारी नहीं कर रहे हैं, तो उधर भी दबाव दिख रहा है, मगर लॉन्ग टर्म में वो बीएफएसआई अच्छा करेगा। तो इसलिए पूरा लार्ज कैप को इग्नोर करनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर आईटी और एफएमसीजी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि 50-50 रखें तो अच्छा होगा, बिकॉज डोमेस्टिक लिक्विडिटी, बिकॉज देखिए एसआईपी बुक की बात होती है फंड मैनेजर्स के पास, वो जो 30,000 31,000 की जो फ्लोज हैं, उसमें 55 to 60% मिड एंड स्मॉल कैप फंड के फ्लोज है। तो इसीलिए बाइंग सपोर्ट आपको मिड एंड स्मॉल
स्मॉल कैप में लिक्विडिटी के कारण ही दिखेगा। सेकंड, जैसे आपको पता है अर्निंग सीजन में भी क्लियर डिफरेंस था कि लार्ज कैप का 10-12% ही बढ़ा था ईपीएस लास्ट अर्निंग्स की, मगर मिड स्मॉल माइक्रो का तो 20-25-30% भी बढ़े थे। अब आने वाले तिमाही में नेचुरली प्रेशर होगा क्योंकि पूरा क्रूड का इम्पैक्ट दिखेगा इस क्वार्टर में, बट मार्केट मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी पीस डील तो प्रोग्रेस हो रही है, उस रिजल्ट को इग्नोर करके आगे की सोचेगी। और जब आगे की सोच रहे हैं तो फिर स्टोरी वही है कि मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स ग्रोथ, क्योंकि वो डोमेस्टिक से जुड़े हुए हैं, बेहतर होगी। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 50% मिड एंड स्मॉल कैप में रखिए और 50% लार्ज कैप में रखिए सेफ्टी के तौर पर। सुनील सर, एक मेरा प्रश्न जो है ना अगला, वो कुछ हद तक वो इन्वेस्टमेंट से भी संबंधित है और वो एक टेक्निकल प्ले भी है। आई मीन अगर आप लास्ट 5-7 वर्षों को देखिए, जिसमें शायद सबसे गंभीर ऑयल शॉक हमने तो खैर 2007 में देखा था, $147 जब क्रूड था, एक ये रहा। बीच में क्रूड इतना मंदा हो गया था कि पूछिए भी मत। बट ड्यूरिंग द ऑयल शॉक्स क्या आप बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईयूसी इनको लेने की वकालत करेंगे क्या? क्योंकि ट्रेड स्विंग्स अच्छे मिले हैं और प्राइस टच अच्छे मिलते हैं। एक कॉन्ट्रा कॉल लेनी चाहिए क्या अब यहाँ पर, या फिर इट्स टू लेट? मैं कहूंगा कि थोड़ी रिस्क कैपिटल ज्यादा है तो ले सकते हैं, बिकॉज क्या है ना, ये 77 के ऊपर जो तेल है उसका भी पूरा इनकी रिफाइनिंग मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे अपनी फिजिकल सिचुएशन को मैनेज करने, कितना दबाव इनके ऊपर डालेगी, और नेचुरली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में रहेगी शॉर्ट टर्म में। बट जैसे ही खबर आएगी कि ये 77 से और भी नीचे जा रही है तेल, तो एक रुझान आएगा। तो मैं कहूंगा टैक्टिकल प्ले के तौर पर जरूर आप रिफाइनिंग सेक्टर को मन में रखते हुए, मगर बुक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस क्लियर कट डिफाइन कीजिए, बिकॉज ये वॉलेटाइल सेगमेंट है और उस वॉलेटिल से इनकी शेयर प्राइस भी उतनी ही वॉलेटाइल रहेगी। मगर पैसा बनाने का मौका जरूर आएगा, बिकॉज तेल की सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ जब वॉर खत्म होती है तो इमीडिएटली एक फ्रेश सप्लाई कुवैत से, यूएई से आने की खबर आती है तो तेल के ऊपर दबाव आता है। सेकंड, तेल में टेक्निकल प्ले भी होती है, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं, तो इट्स नॉट रियली खाली डिमांड सप्लाई, बट एक ट्रेडर की आउटलुक के हिसाब से। तो मैं मानता हूं कि ऑयल दोनों तरफा मूव हो सकता है, तो रिफाइनिंग की स्टॉक्स भी दोनों तरफा मूव हो सकते हैं। तो एक रिस्क एपेटाइट ज्यादा है जिसकी, वो जरूर टैक्टिकली इसमें एंटर कर सकते हैं, बट रिपीट कर रहा हूं, आपको अपना स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट तय करके फिर एंटर करना होगा। ओके सुनील जी, आप कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। आज का सेक्टर ऑफ द डे फार्मा स्पेस, फार्मा इंडेक्स से 2% ऊपर है। हेल्थ केयर, फार्मा, हॉस्पिटल स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपका आउटलुक इस स्पेस पर क्या है? मेरा आउटलुक पॉजिटिव है और इसके लिए मैं 3 कारण बताऊंगा आपको। चीज है जो खबर आई है कि यूएस में कैंसर ड्रग की थोड़ी शॉर्टेज है, तो फेड ने अपना जो उधर एफडीए है, उन्होंने ही कुछ इंडियन कंपनीज को अप्रोच किया कि क्या अपना कैंसर ड्रग डेवलप करके उसको क्वांटिटीज और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है इंडियन फार्मा सेक्टर के लिए। ये नंबर 1 चीज है। नंबर 2 चीज ये है कि बहुत से ब्रोकिंग हाउसेस ने इंटरनेशनल, उन्होंने अपग्रेड किया बहुत से स्टॉक्स की, क्योंकि कुछ एक्विजिशन के कारण कुछ अपना प्रोडक्ट प्रोफाइल हाई मार्जिन के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं इन जेनेरिक स्पेस। तो ये एक फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस का जो कॉल है वो प्ले आउट कर रहा है इस पे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल में क्या है कि एफआईएस को जब एक इंडिया में जो भी एलोकेशन होता है उनको देना होता है, तो उनकी ऑलवेज सोच होती है कि मैं थोड़ी सेफ्टी सेक्टर ढूंढूं एक एमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में, जहां पे रिस्की है होते ओवरऑल। तो ओरिजिनली क्या होता था कि एक बैंकिंग के ऊपर उनका डिपेंडेंस था, इंडेक्स में भी ज्यादा है उस पे था। सेकंड, आईटी उनके लिए एक आइडियल सेफ्टी सेक्टर था, क्योंकि उनको चाहिए करेंसी से राहत, क्योंकि अगर इंडियन करेंसी वीकन ज्यादा होती है तो उनको एक हेज चाहिए, और हिस्टोरिकली वो हेज था आईटी। अब आईटी की बात तो सबको पता है कि ये एआई की डर और ये वाले डर के कारण अब आईटी वो उतना सेफ जोन में नहीं रहा, वो करेक्शन तो हो रहे हैं। तो अगर एक एफआई को इंडिया में आके चुनना है, दो, एक सेफ्टी ओरिएंटेड, सेकंड करेंसी का हेज, तो फार्मा सेक्टर उनके लिए आइडियल बन गया है। तो मैं कहूंगा कि फार्मा इज द न्यू आईटी फॉर द एफआईआईज, और जब वो इंडिया में निवेश करेंगे तो जरूर फार्मा के ऊपर एलोकेशन बढ़ाएंगे, बिकॉज कुछ होता है करेंसी के ऊपर ज्यादा वीकन होती है, तो एक ऑटोमेटिक फॉल बैक उनको फार्मा की रुपी अर्निंग्स में वो डॉलर का इफेक्ट दिखेगा। तो ये 3 कारण है जहां पर फार्मा को एक नई रुझान मिली है, और मैं ये सस्टेन होते हुए देख रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। अच्छा सर, ये जो कल खबर आई थी कि यूएई जो कि बातचीत कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल की, अगर आप देखें
खरीदारी को लेकर, आकाशीय एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। आई थिंक अगर आप देखें तो एशियन कंट्रीज़ में फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, उसके बाद आपका आर्मेनिया है ना, थर्ड फोर्थ, ये शायद फिफ्थ कंट्री होगी। और अरब कंट्रीज अगर इन एसेट्स को एक्वायर करती हैं, कैसे रीड कर रहे हैं आप एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम, है ना, ये बहुत ही एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है आपकी पूरी डिफेंस प्रणाली का, है ना। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितना आप इस महत्वपूर्ण खबर को महत्वपूर्ण मानते हैं, आपका टेक क्या है इस खबर पे, और कैसे अप्रोच करेंगे आप डिफेंस को इस वक्त? तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, बिकॉज देखिए हमने ये डेमोन्स्ट्रेटेड हमारा कैपेबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर के कारण हुआ। ये एक पॉजिटिव फीडबैक फॉलो आउट है ऑपरेशन सिंदूर का, जहां हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स भी और इसके साथ ड्रोन्स का भी याद रखिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि 2-3 ग्लोबल चीजें जो हुई है जो हमारे लिए फेवरेबल है। वो एक है, आपने जैसे बताया, इस वॉर में यूएई और बाकी अरब देशों ने रियलाइज किया कि पूरा यूएस के ऊपर कॉस्टली इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करना डिफेंस के लिए वो बहुत महंगा है। उनको सस्ते का डिफेंस चाहिए, जैसे ईरान जैसी देश हमला करती है। तो उनका भी रियलाइजेशन है कि हमें स्टॉक्स बिल्ड करना चाहिए और ये न्यू एज वॉरफेयर में उनको तैयार होना चाहिए। तो इंडिया का बहुत अच्छा एक पोजिशनिंग है, क्योंकि रिलेशनशिप एज इट इज हमारी बहुत बढ़िया है बिटवीन द गल्फ कंट्रीज एंड अस, और ये एक और उसको मजबूत बनाएंगे। तो जरूर मैं ऑर्डर बुक वहां से बढ़ते हुए दिख रहा हूँ। दूसरी बात है कि इवन यूरोप में, जैसे आपको पता है, ट्रंप भी नेटो से हाथ छोड़ रहे हैं, और हर यूरोपियन देश भी अभी सोच रहा है कि अपनी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बिल्ड करो, और उनके बजट्स में देखिए कि डिफेंस के एलोकेशन बढ़ रहे हैं। और वहां पर ड्रोन जैसे वॉरफेयर जो यूक्रेन बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहा है इस वॉर में भी, उसकी डिमांड भी इंडियन कंपनी सेटिस्फाई कर सकती है। तो ये प्राइवेट सेक्टर डिफेंस के लिए पॉजिटिव है। और तीसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट की बात भी करें, कुछ 10-15 साल पहले हम 2-3 हजार करोड़ एक्सपोर्ट करते थे। 2024-25 में ये 20,000 पार कर चुका। लास्ट ईयर ये 38,000। अब टारगेट हमने रखा 50,000 बाई 30। मैं तो समझता हूँ कि 2027-28 में ही वो 50,000 पार होगी, और वी शुड बी हेडिंग टुवर्ड्स 65 to 75,000 करोड़। सो एक्सपोर्ट्स एक बहुत बड़ा न्यू ड्राइवर है। इसके अलावा आपको पता है कि गवर्नमेंट ने $2 बिलियन का आर्मामेंट्स ऑर्डर दिया हुआ है इंडियन कंपनीज को, ड्रोन्स ऐसी चीजों में। तो ओवरऑल ग्रोथ की आउटलुक बहुत पॉजिटिव दिख रही है। इश्यू क्या है इस सेक्टर में? इश्यू 2 चीज है। एक है कि आपको इसकी वैल्यूएशंस ऑलरेडी बहुत हाई है, 60, 90, 110 ऐसे इंडिविजुअल कंपनीज के वैल्यूएशन तो बहुत हाई दिख रहे हैं। ये फ्यूचर अगले समझिए 7-10 साल की ग्रोथ को ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहे हैं। नंबर 1 वो चीज है। सेकंड होता है कि क्या है कि आज जो लिस्टेड प्ले है उसमें इवन निफ्टी डिफेंस इंडेक्स की बात उठा है तो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, मगर फ्यूचर मेरे लिए प्राइवेट सेक्टर जो नई उभरती हुई न्यू एज टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स ऐसी सिस्टम्स में डेवलप करने वाली जो कंपनियां हैं वो आगे के इसको ले जाएंगे। आज वो प्ले उतना ज्यादा नहीं है। तो मेरा मानना है कि इस सेक्टर में अभी आप जरूर डाल सकते हैं, मगर 2 चीज याद रखिए। एक, आपका बहुत लंबी टाइम फ्रेम रखने की जरूरत है, बिकॉज वैल्यूएशंस में लॉट ऑफ द फ्यूचर ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। वो एक चीज। सेकेंड बात मैं कहूंगा कि बिकॉज ऑफ द रैली, जब एक दिन समझिए कि एफआई वापस थोड़ी बढ़ाएंगे, तो डीआईआई जिसने डिफेंस को स्टॉक्स में उठा लिया उसको प्रॉफिट बुक करके वो एक शिफ्टिंग करने की कोशिश करेंगे। तो तब मैं मानता हूं कि थोड़ा वॉलेटिलिटी इस सेगमेंट में आ सकती है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म रुझान के साथ आपको मैं अक्यूमुलेट कर रहे हो तो स्टैगर्ड तरीके से आगे अक्यूमुलेट करो, पूरा लमसम एक नहीं डालो। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो इस वॉलेटिलिटी का भी फायदा उठाएंगे। और तीसरी बात है, थोड़ा डिफेंस के लिए जो कैश है उसको हाथ में रखिए, तो आने वाले साल 1.5 साल में मैं बहुत प्राइवेट सेक्टर न्यू एज कंपनीज की इधर आईपीओ आते हुए दिख रहा हूं। तो उसके लिए भी अलोकेशन रखें, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर में आगे के दिन प्राइवेट सेक्टर के बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो आपको डिफेंस में पब्लिक प्लस प्राइवेट को बनाना जरूरी है। आईपीओ का तो बाजार गर्म है भी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, इतनी अच्छी तरीके से डिफेंस स्पेस पर तो अपनी राय रखने के लिए, ओवरऑल भी मार्केट को लेकर अपनी राय बताने के लिए, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक इतना खुलकर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर।